हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं CEG एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, स्वीपर और चपरासी इन पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो उसका एग्ज़ाम का अभी डेट तो नहीं आया है, लेकिन उसकी तैयारी हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, उसके सिलेबस में 60 क्वेश्चन का सामान्य विज्ञान, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड होता है उसमें 9वीं और 10वीं के बेस पर 60 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से आने वाले हैं। तो मैंने उन चीज़ों को देखते हुए भौतिकी से पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो ये प्रयोगशाला परिचारक का ये पहला क्लास है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे विज्ञान के क्लास कक्षा 9वीं के गति चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसको मैंने 2-3 भागों में शॉर्ट करके पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आज का ये पहला लेक्चर है, जिसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो गति यानी कि मोशन, तो इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के ऊपर पढ़ेंगे, उसके ऊपर ये स्लाइड आपके स्क्रीन के सामने होगा कि हम इन टॉपिक्स के ऊपर विचार करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम आएंगे गति पर। तो गति क्या चीज़ है दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी इंसान अगर चल रहा है ना, पक्षी अगर उड़ रही है, ठीक है, और है ना, नाव अगर पानी पे चल रहा है तो वो गति कर रही है ना, गति कर रही है वो। तो गति का जो सबसे पहला उसका परिभाषा तो ये है उसका कि दो लोग, जैसे इसका परिभाषा वही है कि कोई वस्तु गतिशील तब है जब किसी अवलोकन बिंदु उसके सापेक्ष उसकी स्थिति में समय के साथ नियमित परिवर्तन हो। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी जो वस्तु है वो गतिशील कब मानी जाएगी, जब क्या है, जब वो वस्तु गति तो कर रही है, ठीक है, लेकिन उसको देखने वाला भी कोई हो कि हाँ वो गति कर रही है, उसको गति करते हुए नज़र आ रही है वो, ठीक है। तो जो वस्तु गति कर रही है वो तो ठीक है, जो दूसरी जो चीज़ है उसको जो देख रही है, जिसके सापेक्ष वो गति कर रही है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं अवलोकन बिंदु या फिर निर्देश बिंदु उसको बोलते हैं। जिसके सापेक्ष क्या होता है कि जो दूसरी वस्तु होती है वो गति करती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो ये गति का परिभाषा है दोस्तों। गति अब 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक रैखिक गति है। तो रैखिक गति क्या होता है, तो एक सरल रेखा में गति करना को बोलते हैं रैखिक गति। मतलब कोई जैसे चींटी की गति होगी, एक सीधी रेखा में अगर चींटी गति करती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रैखिक गति में बोलेंगे। अगर ट्रेन एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसको बोलेंगे रैखिक गति, है ना। एरोप्लेन अगर एक सीधी रेखा में चल रही है तो उसको बोलेंगे रैखिक गति, ठीक है। तो रैखिक गति मतलब एक सीधी रेखा में गति करना। और उस समय अपन वस्तु को बिंदु मान के चलते हैं और वो जो वस्तु है वो एक सीधी रेखा में गति करती हुई प्रतीत होती है। दूसरा अपन देख रहे हैं दोस्तों अरैखिक गति। तो ऐसी गति जिसमें जो गति रैखिक नहीं है, जो गति रैखिक नहीं है वो अरैखिक गति हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब चींटी जैसे टेढ़ी मेढ़ी रास्ता में चल रहा है तो वो उसका रैखिक गति में नहीं आएगा दोस्तों। तीसरा जो अपन पढ़ेंगे वो है वृत्तीय गति। इसके बारे में तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लास में। लेकिन वृत्तीय गति के बारे में, एक वृत्त तो आप समझते ही होंगे कि एक सर्कल है ना, अगर उसमें अगर गति हो रही है, ठीक है। जैसे मनुष्य क्या कर रहा है, कोई खेल का मैदान है तो उसके चारों ओर अगर वृत्तीय गति का वृत्त में गति कर रहा है तो उसको बोलेंगे अपन वृत्तीय गति। तो ये वृत्तीय गति का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो गति में ये उसका बेसिक तो अपन समझ गए कि गति हो रही है ना। अब गति, कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वो क्या करती है, कुछ समय में कुछ दूरी चलती है, कुछ समय में कुछ दूरी चलेगी वो। तो ये क्या होगी, सबसे पहले दूरी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दूरी किसको बोलेंगे दोस्तों, कोई वस्तु कुछ समय अंतराल में कुछ दूरी चल रही है, ठीक है। तो वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई, कोई वस्तु है उसके द्वारा तय की गई है ना, मार्ग की कुल लंबाई मतलब वस्तु के द्वारा तय की गई
जितना भी मार्ग उसने तय किया है उसकी कुल लंबाई को अपन क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। दूरी कहेंगे। इसका जो मात्रक होगा दोस्तों इसका मात्रक होगा वो होगा मीटर। एसआई पद्धति में मीटर होगा, सीजीएस पद्धति में इसका सेंटीमीटर होगा, और एसआई पद्धति में जो इसका बड़ा मात्रक होता है मीटर के बाद वो किलोमीटर भी है। जैसे अपन ट्रेन की गति को किलोमीटर में नापेंगे, है ना। अब अगर अपन चींटी की गति को अगर मापेंगे तो किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे या फिर मीटर में नापेंगे। तो इसका एसआई मात्रक है मीटर, उसका बड़ा मात्रक होगा, मतलब एसआई पद्धति में बड़ा मात्रक होगा उसका किलोमीटर, और सीजीएस पद्धति में उसका जो मात्रक होगा वो होगा सेंटीमीटर। ये सब तो बहुत बेसिक है दोस्तों, इतना तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आता भी होगा। अच्छा, दूरी जो है वो क्या है, अदिश राशि है। तो सबसे पहला चीज़ है अदिश राशि क्या होता है। तो कोई भी ऐसी भौतिक राशि, जैसे दूरी एक भौतिक राशि है, समय एक भौतिक राशि है ना, द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, त्वरण, वेग सब भौतिक राशि है। कोई भी एक भौतिक राशि जिसका अपन सिर्फ परिमाण देखते हैं, है ना, उसके साथ उसका दिशा नहीं देखते, उसका दिशा का अध्ययन नहीं करते हैं, या फिर दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको अपन बोलेंगे अदिश राशि। ऐसी राशि जिनका हम परिमाण देख रहे हैं, उस मतलब दिशा के ऊपर उस भौतिक राशि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे हम दूरी की बात करते हैं कि मैंने बोला कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, तो अपन ने देखा यहाँ पर सिर्फ 5 किलोमीटर, 5 जो होगा वो क्या होगा, परिमाण होगा। ठीक है, किलोमीटर तो उसका मात्रक हो गया, 5 परिमाण है, किलोमीटर उसका मात्रक हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चला, तो अब यहाँ पर दिशा भी आ गया दोस्तों। तो दूरी ये है कि उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अगर दिशा आ गया है तो वो क्या होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, दूरी और विस्थापन में यही अंतर है कि दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ये दिशा के अध्ययन अपन नहीं करते, और विस्थापन में क्या होगा, दिशा को हमको ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा अदिश राशि हो गया, ये दूरी अदिश राशि है। ठीक है, इसमें अपन अंकी मान जो मैंने बताया अभी उदाहरण देकर आपको कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, तो 5 क्या हो उसका अंकी मान या फिर उसको परिमाण बोलेंगे, है ना। उसके बाद दूरी जो होती है दोस्तों हमेशा धनात्मक होगी। दूरी ज़ीरो तो नहीं होगी, क्योंकि अगर ज़ीरो है का मतलब वो चल नहीं पाएगी, मतलब कोई वस्तु चला ही नहीं। 0 मीटर या 0 किलोमीटर है, इसका मतलब कोई वस्तु चला ही नहीं ना। तो दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा वो। अब आते हैं दोस्तों हम विस्थापन पे। तो विस्थापन के बारे में मैंने बताया कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। अगर 5 किलोमीटर सिंपल चलता है तो वो होगा दूरी, और अगर 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है तो यहाँ पर दिशा भी आ रहा है, तो यहाँ इसको बोलेंगे अपन विस्थापन। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा, वस्तु की अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों का अंतर। वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति में जितना भी लंबाई का अंतर है वो उसका होगा विस्थापन। इसका दोस्तों एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि मान के चलो दोस्तों अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु क्या करती है, एक सरल रेखा है, ठीक है, ये बिंदु जो होगा वो होगा ए मान लेते हैं इसको, ये बिंदु होगा आपका बी मान लेते हैं इसको, ये बिंदु होगा उसका सी मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो होगी वो 5 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 किलोमीटर मान के चलो। तो मान के चलो कोई जो वस्तु है वो यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, और वो बिंदु क्या करती है, बी से ट्रैवल करते हुए बिंदु सी पर पहुँच जाती है। ठीक है, तो अब वस्तु के द्वारा चली गई दूरी क्या है, वस्तु के द्वारा चली गई दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से लेके ए से लेके सी तक, यानी कि ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, यानी कि 5 + 6 यानी कि 11 किलोमीटर हो गया। ठीक है, कोई वस्तु 11 मतलब वस्तु जो है वो 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब अगर मैं बोलूँ कि वस्तु ए से लेके बी तक चली, बी से लेके सी तक चली, फिर सी से लेके बी तक वापस आ गई। ठीक है, तो वस्तु जो है वो ए से लेके बी तक चली, बी से लेके सी तक, सी से वापस बी तक आ गई,
तो अब दूरी कितनी हुई दोस्तों? अच्छा, ए से लेके अगर सी तक चली थी तो उसमें विस्थापन कितना था? 5 + 6 ही उसका विस्थापन था, क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए है, अंतिम स्थिति क्या है? सी है। तो सी और ए के बीच में जो मतलब अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के जो मध्य में जितना लंबाई का अंतर है वही तो उसका विस्थापन हुआ। तो विस्थापन पहले वाले केस में कितना था? 5 + 6 यानी कि 11 किलोमीटर, और दूरी भी उतनी ही थी। अब दूसरा केस बता रहा हूँ जिसमें वस्तु क्या करती है? ए से लेके बी तक चलेगी, बी से लेके सी तक चलेगी, सी से लेके फिर वापस बी पर आ जाएगी। तो अब वस्तु के द्वारा चलेगी दूरी कितनी है दोस्तों? तो वस्तु ए से लेके बी तक चला यानी कि 5 किलोमीटर चला, बी से लेके सी तक चला यानी कि 6 किलोमीटर चला, सी से लेके बी तक फिर वापस आया यानी कि 6 किलोमीटर फिर से उसने चला। तो 5 + 6 + 6 यानी कि 6 6 12 5 17 किलोमीटर उसने चला। तो 17 किलोमीटर उसकी क्या हो गई दोस्तों? दूरी हो गई, चली गई दूरी उसकी कितनी है? 17 किलोमीटर। अब हम इसी में विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन क्या होगा इसका कि वस्तु उसकी अंतिम स्थिति क्या है? बी है, और प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए है। तो बी और ए के बीच में कितनी लंबाई है? जो मिनिमम लंबाई यानी जो कम से कम लंबाई कितनी है? वो 5 किलोमीटर है। तो जो इस कंडीशन में जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से मतलब दूरी और विस्थापन में ये डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस अपन ने देखा था कि दूरी जो है वो अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो क्या है? सदिश राशि है। सदिश कैसे दोस्तों? तो यहाँ पर दिशा को हमको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। उसके बाद जो विस्थापन जो है दोस्तों, विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य हो सकती है क्या? दूरी शून्य नहीं होगी। विस्थापन शून्य इसलिए हो सकता है कि अभी जो मैंने केस बताया था उसमें जो वस्तु है वो ए से लेके बी तक चली, बी से लेके सी तक चली, और फिर सी से लेके बी तक के बाद बी से ए फिर अगर आ जाती है तो दूरी कितना किलोमीटर हो जाता है दोस्तों? 5 + 6 + 6 + 5 यानी कि 6 6 12 और 10 22 किलोमीटर हो जाता। लेकिन विस्थापन इस केस में कितना होगा दोस्तों? तो वस्तु ए से चलना प्रारंभ की और ए पर ही आगे और लास्ट में रुक गई, तो विस्थापन जो है वो 0 किलोमीटर है। तो विस्थापन 0 हो सकता है, ठीक है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये दूरी और विस्थापन आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। इसके बाद दूरी और विस्थापन के बाद हम आते हैं, अब देखो दोस्तों, दूरी से बनेगा चाल और विस्थापन से बनेगा वेग। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक चाल और वेग। तो दोस्तों अब चाल के बारे में पढ़ते हैं। चाल क्या चीज़ है? अच्छा, कोई वस्तु किसी बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर वो जा रही है तो वो कुछ ना कुछ समय ले रही है दोस्तों। अगर वो कोई वस्तु है जो यहाँ से पॉइंट मतलब बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और बिंदु बी तक पहुँचा, यानी कि उसने मान के चलो 5 किलोमीटर उसने तय किया, तो 5 किलोमीटर चलने में कुछ ना कुछ समय वो ले रही है। तो इस दूरी जो चली गई जो दूरी है और जितना लिया गया समय है ना, चली गई दूरी बटा जितना लिया गया समय, यानी कि इकाई समय में चली गई जितनी भी दूरी है उसको अपन बोलते हैं चाल। तो दोस्तों परिभाषा उसका वही है कि इकाई समय में जितनी भी दूरी उसने चली उसको बोलेंगे अपन चाल। तो चाल जो होता है चाल बराबर क्या है? चली गई दूरी बटा लिया गया समय, ये है ना। तो औसत चाल, अब औसत चाल क्या होगा दोस्तों? औसत चाल अपन कब निकालते हैं? जब कोई वस्तु है वो कुछ समय अंतरालों में, जैसे मान के चलो कोई वस्तु है 9 बजे से चलना चालू की और 10 बजे तक उसने चला। जैसे कोई बस है जो 9 बजे से चलना प्रारंभ करती है और 9 से 9:15 तक वो कुछ किलोमीटर चलती है, फिर 9:15 से 9:30 तक वो कुछ किलोमीटर चलती है, 9:30 से 9:45 तक कुछ किलोमीटर चलेगी और 9:45 से 10 बजे तक वो कुछ किलोमीटर चलेगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर अलग अलग चाल, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्या हो गया? दूरी आ रही है, अलग अलग दूरियाँ यहाँ पर आ रही कि शुरू के 15 मिनट में उसने अगर 10 किलोमीटर चला, फिर बाद के 15 मिनट में उसने 9 किलोमीटर चला, फिर बाद के 15 किलोमीटर में उसने 8 किलोमीटर चला, फिर बाद के 15 किलोमीटर में उसने 7 किलोमीटर चला। एक एग्जाम्पल है दोस्तों। तो ये जो चाल इसमें क्या है कि शुरू के 15 मिनट में उसने 10 किलोमीटर चला, तो चली गई दूरी कितना हुआ यहाँ पर? 10 किलोमीटर, और लिया गया समय कितना हो गया? 15 मिनट। तो 15 मिनट यानी कि 1/4 घंटे। तो चली गई दूरी यानी कि 10/1/4, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा?
चाल हो जाएगा। लेकिन अगर अपन औसत चाल निकालेंगे तो वो क्या होगा, तय की गई कुल दूरी, तय की गई। अब कुल दूरी कितनी है, 10, 9, 8, 7 सबको जोड़ देंगे दोस्तों। और कुल समय अंतराल कितना है, तो 9 से लेके 10 बजे तक, यानी कि कुल 1 घंटा है। तो पहले वाले केस में देखो सबका अपना अपना अलग अलग अपन क्या चारों का क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। यानी कि शुरू के 15 मिनट के लिए चाल निकलेगा कि 10/1/4, फिर 15 मिनट के लिए निकलेगा 9/1/4, फिर उसके बाद के 15 मिनट के लिए निकलेगा। और औसत चाल में क्या होगा कि सबको जोड़ देंगे, 10, 9, 8, 7 सबको जोड़ेंगे। उसके बाद कितना टाइम उसने कुल समय अंतराल कितना लगा उसको, तो 1 घंटे लगे। यानी कि उसकी औसत चाल कितनी होगी, 10 + 9 + 8 + 7, यानी कि 10, 9, 19 और 8, 27, 27, 7, 7, 34 किलोमीटर। और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 घंटा, यानी कि 34 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल रही। अच्छा, चाल दूरी जो है वो सदिश राशि है, तो उसी के थ्रू, उसी के जैसे चाल भी क्या होगी दोस्तों, दूरी से ही आई है वो, तो ये भी होगी अदिश राशि होगी। दूरी अगर अदिश राशि है तो चाल भी क्या होगी, अदिश राशि होगी, क्योंकि ये दूरी से ही निकल करके आई है। ठीक है। अच्छा, दूरी का जो मात्रक था वो मीटर था, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि नीचे में यहाँ पर समय अंतराल समय आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड नीचे में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ऊपर में दूरी के लिए मीटर और नीचे में समय के लिए सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। और इसका अगर बड़ा मात्रक लेंगे दोस्तों, अगर अपन ट्रेन की बात करेंगे, ट्रेन के लिए चाल निकालेंगे, बस के लिए चाल निकालेंगे, ये फिर है ना, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हावर, किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसका हो जाएगा बड़ा मात्रक हो जाएगा। और ये ऐसा ही पद्धति में मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। जबकि हम CGS पद्धति में अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी में क्या आया था, सेंटीमीटर आया था, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड वो उसका क्या हो जाएगा, CGS पद्धति में चाल का मात्रक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब वेग, तो चाल हमने पढ़ा, चाल कहाँ से निकल करके आई, दूरी से निकल करके आई, है ना। अब वेग कहाँ से निकल करके आएगा दोस्तों, मैंने बताया कि ये विस्थापन से निकल करके आएगा। विस्थापन का भी मात्रक वही है जो दूरी का मात्रक है, और चाल का मात्रक भी वही रहेगा जो वेग का मात्रक रहेगा। ठीक है, तो विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर, उसका बड़ा मात्रक किलोमीटर। ठीक है, CGS पद्धति में उसका मात्रक सेंटीमीटर, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा उसका बड़ा मात्रक है, और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड उसका क्या हो जाएगा, CGS पद्धति मात्रक। वैसे ही वेग का भी मात्रक क्या होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये वेग के लिए मात्रक होगा। वेग क्या होता है दोस्तों, तो चाल क्या था, चली गई दूरी बटा लिया गया समय। अब यहाँ पर क्या होगा, वेग क्या होगा, विस्थापन बटा लिया गया समय। वो दूरी से चाल निकल करके आई, विस्थापन से वेग निकल करके आएगा, तो विस्थापन बटा लिया गया समय, यानी कि इकाई समय में जो किसी वस्तु के द्वारा विस्थापन, ठीक है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा विस्थापन, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेग बोलते हैं। तो दोस्तों इसका परिभाषा, वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, है ना, इकाई समय में तय की गई दूरी, वही बोल रहा हूँ, वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में, यानी कि एक समय में तय की गई दूरी को अपन क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। ये कुछ नहीं है दोस्तों, विस्थापन बटा लिया गया समय ही है। अब जैसे विस्थापन जो था वो सदिश राशि था, विस्थापन सदिश राशि था, उसी तरीके से विस्थापन से निकला वेग, और वेग भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सदिश राशि है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। अच्छा, अब जो वेग है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, वेग किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वस्तु की चाल के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, क्या बिल्कुल डिपेंड करेगा वस्तु की चाल के ऊपर। ठीक है, अगर वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन बिल्कुल होगा। दूसरा, गति की दिशा में बिल्कुल ठीक है, अगर कोई वस्तु गति की मतलब अगर आगे बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, तो उसका एक वेग होगा, और अचानक से वस्तु पीछे आना स्टार्ट कर देगा तो वस्तु आगे तो बढ़ रही है, फिर वस्तु क्या है, धीरे से रुकेगी, तब तो पीछे आना स्टार्ट करेगी वो, है ना। तो वस्तु धीरे से आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है,
फिर वो जाके आगे रुकी, यानी कि यहाँ पर रुक गई, मतलब क्या होगा, इसका वेग 0 हो गया, फिर रिवर्स आएगी तो इसका वेग फिर से बढ़ेगा। तो गति की दिशा पर क्या हो रहा है दोस्तों, इसका वेग जो है वो, अगर गति की दिशा में परिवर्तन होता है तो वेग की दिशा में भी परिवर्तन होगा, मतलब वेग में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। या फिर वस्तु का वेग, वस्तु का चाल, या फिर गति की दिशा, कुछ भी परिवर्तन हो, वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो वेग बराबर क्या है दोस्तों, विस्थापन बटा समय, इकाई समय है, समय अंतराल बोल सकते हैं। तो विस्थापन को हमने यहाँ पर डी से शो किया है, विस्थापन को डी से शो किया है, दूरी को हम x मान के चलेंगे दोस्तों, समय अंतराल, ये समय को हम t से करेंगे, वेग को हम क्या करेंगे, v से शो करेंगे, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, d बटा t, d मतलब विस्थापन, t मतलब समय। इसके बाद चलते दोस्तों अगले टॉपिक पर। दोस्तों इसके बाद मैंने अभी जो क्लास लिया उसमें जितना भी आपको बताया उसके बेस पर मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हल करने के लिए, वो मैंने डाल दिया इसमें। इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, यदि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कोई कार है जो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है ना, तो उसकी चाल निकालना है हमको, उसकी चाल कितनी होगी। कोई कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो उसकी चाल कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, चाल क्या चीज़ है, तो कुल चली गई दूरी बटा समय अंतराल या फिर लिया गया समय। तो कुल चली गई दूरी कितना है दोस्तों, यहाँ पर 60 है, कुल चली गई दूरी कितनी है यहाँ पर 60 है ना, कुल चली गई दूरी 60 है। लिया गया समय कितना है दोस्तों, तो 2 घंटा है। 60 क्या है दोस्तों, किलोमीटर में है ना, और लिया गया समय जो 2 है वो क्या है, घंटे में, तो हावर में है। तो 60 बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर हावर, ये हो जाएगा उसका चाल हो जाएगा दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उस पर अपन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक वस्तु ए से बी 20 मीटर की दूरी, यानी कि दो बिंदु हैं ए और बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है ना। उसकी दूरी को जाते टाइम वो 10 सेकंड में तय करती है, फिर बी से ए आते टाइम है ना वापस आने में 6 सेकंड लेती है। शुरू में जाते टाइम 20 मीटर को तय करने में उसको 10 सेकंड लगेगा, फिर बी से ए आने में उसको 6 सेकंड लगेगा। तो वस्तु की औसत चाल निकालना है। दोस्तों हमने औसत चाल के बारे में अभी पढ़ा ही है। औसत चाल क्या होता है कि कुल चली गई दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर शुरू में ए से लेके, जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी कितनी दोस्तों 20 मीटर है ना, 20 मीटर है। 20 मीटर के बाद शुरू में जाने के टाइम कितना समय लेगी, ये 10 सेकंड का टाइम ले रही है, और आने के टाइम कितना टाइम लेगी, तो 6 सेकंड का टाइम वो ले रही है। तो कुल चली गई दूरी कितनी होगी दोस्तों, ए से लेके बी तक चली, फिर बी से लेके ए तक वापस आई, यानी कि 20 + 20 यानी कि 40 क्या है, चली गई उसकी दूरी है। 40 मीटर है कि देखना पड़ेगा उसको, मीटर है कि किलोमीटर है। 40 चली गई उसकी दूरी है। लिया गया समय उसका क्या है दोस्तों, अच्छा 20 मीटर था तो 40 मीटर है, और लिया गया समय कितना है दोस्तों, 10 + 6 16 सेकंड इसने क्या लिया है 16 सेकंड लिया है, तो 40 मीटर प्रति सेकंड है ना। अब इसको हम लोग दोस्तों काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना है, 4 से कटेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर अपन लोगों को अगर क्वेश्चन अगर किलोमीटर पर हावर में देगा तो हमको उसमें निकालना है ना, जिसमें देगा जिस भी मात्रक में देगा उसमें हमको निकाल लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ मैं इसके आगे गति के बारे में और पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग वेग, चाल ये सब पढ़ेंगे दोस्तों।
इसमें वेग चाल और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी, है ना। गतियों के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, है ना, गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।